बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन एक मरतबा फिर मुलतवी हो गए। ये क्या गोरख धंधा है? जो नया कानून मुतारफ करवाया गया है, क्या वो आइन से मुतसादम है? ये भी बड़ा एक अहम मसला है। इस पर आगे जाके बात करें। जो गोरख धंधे के साथ ये बात मिली हुई है, और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमने कुछ बात करनी है जो समाअत हो रही थी, और लग ये रहा कि आज इसकी आखिरी समाअत है। फिर इसके बाद इसने मुलतवी हो जाना है केस ने। क्यों मुलतवी हो जाना है? और जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो रिमार्क्स दे रही हैं, उनको भी हमने देखना है आइन के तनाज़ुर में। और शंदाना गुलजार साहबा के खिलाफ जनाब हो गया मुकदमा, और उनको कितनी सजा हो सकती है। और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं सीएम खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने अब मेरा ख्याल है कि सही रास्ता चुना है। ये मौज़ूआत हैं जिन पे बात करनी है। पहले शंदाना गुलजार साहबा के देख लेते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई जनाब पीका के तहत, और उसमें जो दफात लगी हैं वो भी बताते हैं। ये वही खातून है ना जिन्होंने कहा था इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे गलत मलत किस्म की जो है वो ट्वीट्स किए, और जो सोशल मीडिया पे है ऐसी बातें की जो रियासत मुखालफ आप कह सकते हैं उनको मुबैना तौर पे। और फिर चंद दिन पहले तो उन्होंने हद ही कर दी कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को जनाब उन्होंने एक तस्वीर शेयर कर दी कि जनाब ये नेतन्याहू के साथ हाथ मिला रहे हैं। इस तरह की फिर अब उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ। इस मुकदमे में शंदाना गुलजार साहबा के जो वालिद साहब है ना, गुलजार खान साहब, वो ब्यूरोक्रेट थे, और वो भी पीटीआई की तरफ से मुंतखब हुए थे असम्बली के रुकन। 2017 में शायद में भी उनकी वो वफात हुई थी। तो यानी एक बड़े खानदान की ये खातून जो है चश्मो चिराग है शंदाना गुलजार साहबा। एफआईआर के मुताबिक एक तो जनाब इनके ऊपर जो पिका एक्ट है उसकी दफा लगी है 11, और उसके तहत 7 साल कैद की सजा हो सकती है। यानी हेट स्पीच करना, नफरत फैलाना, ये वाली ये दफा है, और ये वाला जुर्म है। और फिर उसके बाद जनाब दफा 20 लगी है किसी शख्सियत की किरदार कुशी करना, जैसा मैंने कहा कि इन्होंने किरदार कुशी की। और फिर जनाब इनके ऊपर लगी है 26A, यानी झूठी मालूमात फैलाना। तो इन पे इनको 3-3 साल कैद की सजा हो सकती है। ये कानून में लिखी हुई सजाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब इनको ये सजाएं हो जाएंगी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इसको टेस्ट केस के तौर पे लिया जाए कि जनाब इतनी बड़ी खातून जो हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। रियासत क्या वाकईतन सीरियस है ये जराइम रोकने के लिए? हेट स्पीच वाला, झूठे प्रोपेगेंडे वाला, झूठी मालूमात फैलाने वाला, या किसी शख्स की किरदार कुशी वाला। तो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो इसको टेस्ट केस के तौर पे देख रहे हैं। अब फैसला अदालत ने करना है। बहरहाल जो उनकी पोस्टें हैं, जो उन्होंने कहा हुआ है, वो स्क्रीन अगर ये डिलीट भी कर देना, वो स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं। तो अगर ट्रायल होता है तो ये 2+2 वाला, यानी 2+2 = 4 सीधा सीधा केस है। लेकिन देखें कैसे हुकूमत जो है या रियासत है इसके साथ ट्रीट करती है। और दूसरा जो मैंने कहा कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अब सही रास्ता चुना है। पहले वो सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा उन्होंने, या मैंने इमरान खान से मुलाकात करनी है क्योंकि मैंने काबीना तश्कील देनी है, और इसके लिए मैंने मशवरा करना है जो पैटर्न चीफ है हमारे पीटीआई के। वो मैंने कहा पैटर्न चीफ नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है मैंने कई मरतबा उसका हवाला दिया है, उसकी रोशनी में आप उनसे मशवरा भी नहीं कर सकते। मशवरा यानी कि वो ये तो हो सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कोई मशवरा करना तो करना है, लेकिन आप ये कह के जवाज नहीं बना सकते इस बात को जनाब मैंने इसलिए मुलाकात करनी है। ये आपकी दरख्वास्त मुस्तरद होने के लिए ये जवाज ही काफ़ी है। और पिछली मरतबा इन्होंने फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू कर लिया था। तो मैंने उस वक्त कहा था जनाब जो अली जफर साहब हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने एक लिस्ट भेजी है, तो आपको उस लिस्ट में नाम डलवाना चाहिए था। अगर वो आपको ना देते, इजाज़त ना देते उस लिस्ट के मुताबिक, तो फिर आप हाई कोर्ट से रिव्यू कर सकते थे। लेकिन इन्होंने हाई कोर्ट से रिव्यू करना मुनासिब समझा, और उस पर जो जस्टिस अरबाब ताहर साहब हैं उन्होंने समाअत की थी और नोटिस वगैरह जारी कर दिए थे। आज उस दरखास्त की समाअत हो रही है दोबारा, लेकिन 3 रुकनी लार्जर बेंच बन गया। इस पर बड़ा एतराज है जनाब लोगों को कि 3 रुकनी लार्जर बेंच कैसे बन गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर के सामने जो इशू आया था वो तो यही आया था ना कि जो रजिस्ट्रार है उसने एतराज लगा दिया था कि जनाब ये आप दरखास्त कैसे ले आए हमारे पास। वो तो
फुल बेंच जो है, यानी 3 रुकनी फुल बेंच जो है, तमाम दरखास्तें जो इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिका थी, उनका फैसला कर चुका हुआ है। और एक मैकेनिज्म बना दिया गया था, जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो मुकर्रर कर दिए गए थे, वो लिस्ट भेजते थे जेल वालों को, जनाब ये लोग मुलाकात करेंगे, और फिर वो इमरान खान से पूछा जाएगा जनाब इनसे मुलाकात करनी है या नहीं करनी, वो सारा मैकेनिज्म बना हुआ है। तो रबाब मोहम्मद तार साहब ने 23 अक्टूबर के लिए जनाब उसका कर दिया था नोटिस। तो अब ये कह रहे हैं जनाब लार्जर बेंच कैसे बन गया? और भाई मेरे, जब पहला फैसला लार्जर बेंच ने किया हुआ है, फुल बेंच ने, 3 रुकनी फुल बेंच ने, तो अब भी तो फुल बेंच नहीं करना है ना। बहरहाल इस नौयत की 14 दरखास्तें थी, तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं जनाब, अदालत ने हुक्म दे रखा है, मुलाकात नहीं करने दी गई वगैरह वगैरह। वो 3 रुकनी बेंच जो है ना, आज वो जस्टिस चीफ जस्टिस जो हैं सरफराज डोगर साहब, उनकी सरबराही में वो काम करेगा। रबाब मोहम्मद तार साहब भी उसमें शामिल हैं और जस्टिस आजम खान भी उसमें शामिल हैं। तो जो मैंने कहा ना, सही रास्ता इन्होंने चुना है, सही रास्ता ये चुना है उन्होंने कि जो आज मुलाकातों के लिए 5 बंदों के नाम भेजे हैं बैरिस्टर अली जफर साहब ने, तो उसमें जो नाम है, पहला नाम जो है वो सुहेल अफरीदी साहब का है। उसके बाद जनाब जुनैद अकबर खान साहब हैं, एमएनए जो उनके हैं, और मीना खान साहब एमपीए हैं, और सज्जाद तिम्मा हैं। उसके अलावा जनाब राना फराज नून है। ये 5 नाम जो हैं ये मुलाकात के लिए भेजे गए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि जनाब इसमें कोई कानूनी कबाहत है, फड्डा पौना था मैंने नहीं पता, लेकिन जो कानून, आइन और सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को देखा जाए, फिर ये जो लोग 5 लोग हैं आज ये मुलाकात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं, और मुलाकात में भी हो भी जाए। और दूसरा जो मैं ये कह रहा था सुप्रीम कोर्ट वाली बात, तो सुप्रीम कोर्ट में अजीब सनक, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं पहले भी कई मरतबा कह रहा हूँ, ये क्या दलाइल दे रहे हैं यार, और आयशा मलिक साहबा क्या कर रही हैं? अब जो जिस दिन अकरम शेख साहब ने दलाइल दिए थे, तो इन्होंने बड़ा जनाब वो जश्न मनाया था कि जनाब पता नहीं वो क्या कर गए। मैंने कहा जनाब वो उल्ट कर गए हैं। आप लोग जो हैं 26 महीने के तरमीम के खिलाफ जो लोग गए हुए हैं, उनके वकला जो हैं, और आयशा मलिक साहबा जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी 16 रुकनी, वही 16 जज बैठ के इस केस का फैसला करें, इस दरखास्त की समाअत करें, या इन दरखास्तों की, ये ज्यादा दरखास्तें, इन दरखास्तों की समाअत करें। ये, और वो क्या कहते नहीं जनाब, आप 24 रुकनी जो बेंच है ना, जो फुल कोर्ट, इन 24 जज हैं इस वक्त, वो तमाम जजेज हैं, उनको लेके जनाब आप जो है एक फुल कोर्ट बनाएं। और ये कहते हैं जनाब, ये जो जज 8 नए जज आए हैं, तो वो जनाब आए हैं 26 महीने तरमीम के बाद। और जुडिशल कमीशन जो है ना, जुडिशल कमीशन ने जो 26 महीने तरमीम के तहत तश्कील दिया गया, उसने उनको नामजद किया है, उनके जरिए उनका तकर्रर हुआ, इसलिए वो ना बैठे। वो मैं मतलब बार बात कर चुका हूँ कि जनाब बैठना तो इनको नहीं चाहिए, जो बेनिफिशरी हैं, जो मुतासरा लोग हैं। लेकिन बहरहाल, अच्छा, वहाँ जो दलाइल हो रहे हैं ना, एक दिन पहले जो बैरिस्टर साहब एक दलाइल दे रहे थे, ये बार बार एक ही बात कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन पे इनको बताता रहा था जनाब कि जुडिशल कमीशन जो है ना, इसमें जो हुकूमती अरकान है वो डोमिनेट कर रहे हैं, बार बार एक ही बात। तो यानी जब से इस केस की बात शुरू हुई है, रोजाना यही बात मैं सुनता हूँ, आप भी यही सुनते होंगे, देखते होंगे टीवी चैनल्स पे। तो वो अब जनाब अमीनुद्दीन खान साहब जो बेंच के सरबराह हैं, उनका मुझे लगता है कि पैमाना सब्र जो है वो लबरेज हो गया। उन्होंने बैरिस्टर साहब से पूछा, जनाब ये आप कह रहे हैं कि डोमिनेट कर रहे हैं हुकूमती अरकान जो हैं जुडिशल कमीशन में, जरा आप वो पढ़े तो सही ना, वो जो जुडिशल कमीशन, आप ये बताएं कौन कौन है, ये बता दें। अब भाई साहब की तैयारी का ये आलम था कि भाई साहब बता नहीं सके। भाई साहब ने कहा उसमें बहुत सारे हैं, उसमें जनाब वो वजीर कानून है, तो और फिर जनाब कहा ये वो मेरिट्स जब आएंगे तब। भाई आप बात तो अब कर रहे हैं, जब मेरिट्स पे बात होनी तब तो होनी है। तो ये जरा सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं। मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन है मेंबर, बताइए सर। Too many, my lord, too many. The law minister, the attorney. 13 है। पहले आप स्टार्ट कीजिए, हु हेड्स द। फिर बेंच की तरफ से ये बात की गई, भाई आप कहते हैं कि बहुत सारे हैं, वो 13 हैं, वो नाम तो बताए ना। चलो आप हेड से शुरू कर लें, चीफ जस्टिस से शुरू कर लें। भाई साहब को फिर भी नहीं पता था। तो इस पे जो बेंच के सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब ने, मतलब इतने दिनों से हम झूठ सुन रहे हैं कि डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। जरा उनका देखें जरा वो क्या कह रहे हैं। बैठे यहाँ झूठ सुन रहे हैं,
हाँ कहा जी कि डोमिनेंस है, नंबर कहा है आपको काउंट कीजिए, वो आप तैयार नहीं है। इस तरह ना कीजिए। अब जो इनका सोशल मीडिया है और सहाफत के अंदर बैठे हुए चपड़ के नाती है, वो मोइनुद्दीन खान साहब के जनाब उन पर तनकीद कर रहे हैं कि देखिए जनाब हर मरतबा जो है ये जो हुकूमत जो है वो जो लेके आती है वही जुडिशल कमीशन मंजूरी दे देता है। और भाई मेरे देखना ये है कि उसकी तश्कील कैसे हुई है, ये देखना है। अब जजों के दरमियान इत्तेफाक नहीं है तो फिर ये बेंच क्या कर सकते हैं उसमें? कानून या आइन जो आईनी तरमीम है उसमें तो कोई गलती नहीं ना, उन्होंने तो हुकूमत को डोमिनेट नहीं ना किया हुआ। वो अब मैं आपके सामने रख देता हूँ दोबारा कि जनाब वो क्या कौन कौन से जज साहबान उसमें। 5 तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं। ये तो होगी अदलिया की नुमाइंदगी उसमें। और 4 लोग जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन हैं, जिनमें 2 अपोजिशन के हैं और 2 जो हैं वो हुकूमत के हैं, ट्रिगरी बेंचों के हैं। चलो उन दोनों को आपस में आप ये कर लें कि वो जनाब न्यूट्रल हो गया काम, उनको एक साइड पे रख दें। ये 5 ये हो गए, बाकी रह गए 4, 13 टोटल हैं। अब उसमें अटॉर्नी जनरल को चलो फर्ज कर लें कि जनाब हुकूमत के खाते में डाल दें, वजीर कानून को हुकूमत के खाते में डाल दें, और जो वकीलों का पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा मोहम्मद हसन बून साहब हैं आजकल, वो अच्छा ये कह रहे हैं जनाब वो जो समझा जाता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये कह रहे हैं जनाब वो क्योंकि आजम नज़ीर तारिड़ के बड़े करीब हैं, तो आजम नज़ीर तारिड़ के करीब तो जो ये बेंच 26 महीनी तरमीम पे एतराज करने वाले जज हैं, मैं जाती तौर पर जानता हूँ वो बड़े करीब हैं उनके, आजम नज़ीर तारिड़ के। बहरहाल चलो जनाब एहसन बून को भी उधर डालने मुखालफ में। और फिर एक खातून है, वो जनाब कहते हैं कि जनाब ये क्योंकि स्पीकर ने इसका जनाब इंतखाब करना होता है तो ये भी जनाब हुकूमत के खाते में डालें, चलो वो भी डाल लें। फिर भी वो जज 5 हैं, ये 4 हैं, और हुकूमत के अरकान भी 2 हैं और अपोजिशन के अरकान भी पार्लियामेंटेरियन 2 हैं, वो चलो आपस में बराबर हो गए। तो ये डोमिनेट कैसे कर रही है ये मुझे बता दे। यही जज साहब कह रहे हैं, यही बेंच कह रहा है कि अब ये क्या बात कर रहे हैं। और फिर जो इनके वकला हैं वो उनके दलाइल जो हैं वो यही है कि जनाब ये जो ना 26 महीनी तरमीम से पहले वाले जो 16 रुकनी बेंच है ना वो इस केस की समाअत करे, बार बार एक ही बात। और वो जज कहते हैं जनाब ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि हम जनाब आप एक तरफ से ये कहते हैं कि जनाब आप इस केस की समाअत नहीं कर सकते बतौर आइनी बेंच, और दूसरी तरफ जो है आप ये कह रहे हैं कि जनाब आप एक हुक्म जारी कर दें कि जनाब 16 रुकनी बेंच जो है, जो पहले वाले नाम जो दिए हुए हैं वो जनाब नाम जो है वो दे के 16 नाम तो जनाब ये बेंच बना दिया जाए। वो कहते हैं जनाब किस इख्तियार के तहत 26 महीनी तरमीम नाफिज अमल है, या तो ये कर लेना जो अकरम शेख ने कहा था फुल कोर्ट, और फुल कोर्ट भी वो जुडिशल कमीशन में ये मामला भेजा जाएगा और उसको रिकमेंड किया जाएगा कि जनाब 24 रुकनी जो तमाम जजेस जो हैं उनको आइनी बेंच डिक्लेयर किया जाए, जो मंशा है आर्टिकल 191 की ए की। तो वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, अब आयशा मलिक साहबा जो है वो ये फरमा रही है कि जनाब आप पढ़े जनाब जो आइन का आर्टिकल 191A है और उसका सब आर्टिकल जो है 1 और 3, इनको जनाब आपस में मिला के पढ़े, ये तो प्रोसीजरल है वो कह रही है। अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब ये जो 191A की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये है कि जनाब एक आइनी बेंच होगा, आइनी बेंच की तश्कील कैसे होगी, आइनी बेंच की जुडिक्शन क्या होगी, ये उसमें लिखा हुआ है कि आइनी मामला जो हैं या कानून की तशरीह का जहाँ मामला आना है ये इस बेंच ने देखना है। वो कह रही है जब ये प्रोसीजरल मामला है तो ये सिर्फ प्रोसीजर दिया गया है कि जनाब इस तरह होगा, कोई पाबंदी नहीं है, कदगन नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ, वो कह रही कहाँ लिखा हुआ है कि जनाब ये हुक्म नहीं जारी कर सकता आइनी बेंच के 16 रुकनी रेगुलर फुल कोर्ट जो है वो इस केस की समाअत करे। आइन में ही लिखा हुआ है यार, आइन में लिखा हुआ है कि जो आइनी मामला है, जो आइन की तशरीह का मामला है वो आइनी बेंच ने देखना है। ये करिए पाबंदी कोई नहीं। ये तो ऐसे है ना कि जैसे हर घर के बाहर एक दरवाजा लगा होता है और वो ये रूल है, कायदा है कि दरवाजे के रास्ते अंदर आना है, किसी ने आना है, तो अगर कोई दीवार फलांग के अंदर आता है चाहे उस घर का फर्द हो तो जनाब बंदा कहने यार एक इंसान वाला काम कर कोई यार किदा आ रहे हैं, तो बंदर तरह टप के आ रहे हैं, तो वो कभी जनाब कितने लिखा है
वो यही कहना कि जनाब कहाँ लिखा है, ये कहाँ पाबंदी है, ये कहाँ का कानून है, मैं दीवार फलांग के अंदर नहीं आ सकता हालांकि दरवाजा खुला हो, उसकी बजाय दीवार फलांग के आ रहा है। ये उसी तरह की वो मसाले मसलियाँ ये दे रहे हैं। और आखिर में जो मैं बात करूंगा, ये बल्दियाती इलेक्शन जो दिसंबर में होने वाले थे पंजाब में, वो एक मरतबा फिर मौखर हो गए, मुलतवी हो गए हैं। वजह क्या हुई है? वजह ये हुई है कि पहले जो इलेक्शन दिसंबर में होने वाले थे ना, शेड्यूल भी आ गया हुआ था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ने ही करवाने होते हैं, तो वो जनाब शेड्यूल भी आ गया। तो अब जनाब इन्होंने एक नया कानून बना दिया, जो मुकामी हुकूमतों का कानून है या बल्दियाती अदारों को जो कानून है, वो अब एक नया एक्ट आ गया है। और उस एक्ट का नाम है जनाब बल्दियाती एक्ट 2025, वो नाफज हो गया। और 2022 वाला जो कानून है वो मनसूख हो गया है। ज़ाहिर है जी आगे उसकी जगह इसने ले ली है। तो इसमें जो इन्होंने बल्दियाती इदारे हैं ना, उनकी तश्कील और हैयत जो है ना, वो तब्दील कर दी है। तो अब हैयत तब्दील हो गई है, तो ज़ाहिर है फिर उनकी नए सिरे से हल्कियां बंदियां होंगी और डिमार्केशन नए सिरे से होंगी, और वो उसके लिए रूल्स बनेंगे। तो अब ये चले गए जनाब इलेक्शन कमीशन में, और पंजाब हुकूमत वाले इन्होंने जाकर दरखास्त दे दी, जनाब ये जो अभी हमने रूल्स वगैरह बनाने हैं, तो ज़ाहिर रूल्स बनेंगे तो आपने डिमार्केशन की हल्का बंदियां करनी है ना। तो जनाब उसके लिए रूल्स बनाने के लिए हमें 4 हफ्ते दे दें। उनका ठीक है यार, वो मजबूरी है, ले लो, ठीक है। अब उसमें जो कानून है ना, चलो ये तो है ना, अब क्या ये जो 4 हफ्तों के बाद नया शेड्यूल आएगा, ये मुकामी हुकूमतों का, जो बल्दियाती हुकूमतों का, बल्दियाती इदारों का, तो क्या उसके बाद इलेक्शन हो पाएंगे? मुझे तो अभी भी खदशात हैं। हालांकि आइन के तहत जरूरी है कि हर सूबा जो है वो मुकामी हुकूमतें कायम करें। आइन में लिखा हुआ, मेरे ख्याल आर्टिकल 140 ये है, उसमें लिखा हुआ, लेकिन यहाँ कोई परवाह ही नहीं किसी को, ना इनको थी बुजदार साहब वाली हुकूमत को, ना इनको है। अच्छा, अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें कुछ गैर आईनी सी चीज है, और वही जो चीज है वही आगे जाके इलेक्शन का मजीद जो है इल्तवा उसका बायस बन सकती है। ये मामला क्या है? इसमें जो नया कानून आया है ना, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन होंगे ना मुकामी हुकूमतों के या बल्दियाती इदारों के, वो गैर जमाती बुनियादों पे होंगे। और लेकिन साथ ही वो ये भी लिख दिया गया है कि 30 दिन के अंदर उनको किसी जमात में इंतखाब होने के बाद, जैसे इनके पास इनको मौका दिया जाता है अरकान असम्बली को या पार्लियामेंटेरियन को, वो जनाब जीतने के बाद आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह जनाब 30 दिन होंगे उनके पास, उन्हें किसी न किसी जमात में शामिल होना पड़ेगा। पीटीआई में तो शामिल कोई नहीं हो सकेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अब इसमें जो मैं समझ रहा हूँ, ये गैर कानूनी, आपको याद होगा 1985 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो गैर जमाती बुनियादों पर ज़िया हक साहब ने करवाए थे, पीपल्स पार्टी वालों ने बाइकाट किया था। उसके बाद ये गए थे जनाब सुप्रीम कोर्ट में। ये जनाब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1988 की, पीएलडी 1988, सुप्रीम कोर्ट, पेज है जनाब 416। उसमें उन्होंने कहा नहीं, जो गैर जमाती बुनियादों पे इलेक्शन नहीं हो सकते, उनके सियासी जमातों की शमूलियत जो है ना, ये एक तो ये कि जमहूरियत का लाजमी हिस्सा है। दूसरा, हमारा आइन जो है ये कहता है कि कोई शख्स भी जमात भी बना सकता है और किसी सियासी जमात से वाबस्तगी भी रख सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। और फिर जमाती बुनियादों पर अगर इलेक्शन होते हैं तो जमात के भी वोट होते हैं, पर्सनैलिटी के भी वोट होते हैं उम्मीदवार की। एक तो ये जजमेंट मौजूद है, लेकिन उसके बाद जो खालिस्तन मुकामी हुकूमतों या बल्दियाती इदारों के लिए जजमेंट्स हैं, वो भी 2 जजमेंट्स जो हैं, जो मैंने खुद रिपोर्ट की हुई हैं बतौर रिपोर्टर हाई कोर्ट से, वो मैं बता देता हूँ। एक जजमेंट है जनाब नवंबर 2013 की जजमेंट है, और ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल और मिस्टर जस्टिस फर्रुख इरफान खान पर मुश्तमिल ये बेंच था, और उन्होंने जो 140 जगह लोकल गवर्नमेंट्स जो बन रही थी ना, मुकामी हुकूमतें, तो ये जो 2013 का एक्ट था, यही वाला एक्ट जो अब 2025 वाला एक्ट है, यानी बल्दियाती इदारों या मुकामी या लोकल गवर्नमेंट्स वाला जो है, उसमें जनाब जो सेक्शन 18 था ना, उसमें यही लिखा होता है गैर सियासी गैर जमाती इलेक्शन होंगे। तो उन्होंने ये कहा था, जो आइन का आर्टिकल है 17 उसके तहत, कि जनाब नहीं, ये नहीं हो सकता, ये जमाती बुनियादों पे इलेक्शन होंगे।
वो उन्होंने वो जो शिक थी वही कलअदम कर दी थी कि गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो ही नहीं सकते, चाहे वो मुकामी हुकूमतों के हों, चाहे कानून मौजूद हो। लेकिन वो कहते हैं वो कानूनी गहराई नहीं होगा, उन्होंने अड़ा दिया था। ये मैं बता रहा हूँ नवंबर 2013 की बात। उसके बाद एक और मामला है, वो भी लाहौर हाई कोर्ट ही की जजमेंट है, और वो उसके आथर जो है, और वो सुना था केस जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने। ये मार्च 2015 की बात है। तो ये पीटीआई वाले जो हैं ये दरखास्त लेके गए। जो पहले वाली दरखास्त थी ना 2013 वाली, उसमें भी पीटीआई भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, और मुस्लिम लीग नून काफ भी थी, और शायद जमात इस्लामी भी थी। ये सारे गए थे जनाब, ये जमाती बुनियादों पर होना चाहिए, और डिक्लेयर हो गया था जमाती बुनियादों पे ही होगा। फिर मार्च 2015 में जो मैंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाली जजमेंट, ये भी पीटीआई वाले गए थे लाहौर हाई कोर्ट में। तो ये जो कंटोनमेंट एरियाज है जहां जो इलेक्शन हो रहे थे, ये भी जो है ये उसमें गैर जमाती हो रहे थे। 2015 की मैं बात करूं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऊपर जो मैंने जजमेंट्स के हवाले दिए हैं, और 1988 वाली जो जजमेंट है, जो लैंडमार्क जजमेंट समझी जाती है, बुनियादी जजमेंट जो है, ये उन्होंने भी यही डिक्लेयर किया था कि नहीं, ये जो कंटोनमेंट एरियाज में इलेक्शन आपने करवाने हैं ना, तो ये सियासी बुनियादों पर इलेक्शन होंगे, ये डिक्लेयर कर दिया था। यानी जो वो मुतलका कानून है, ये जो कंटोनमेंट एरियाज में इलेक्शन का जो कानून था, वो 2002 का कानून था, और उसका जो सेक्शन था 14 और 61, जो ये कहते हैं गैर जमाती इलेक्शन होंगे, वो दोनों सेक्शन उन्होंने कलअदम कर दिए थे, और कहा था इन्हें आइन से मुतसादम है। और जो आर्टिकल 17 है आइन का, वो सियासी जमात बनाने और सियासी वाबस्तगी इख्तियार करने का हक देता है हर बंदे को। तो उसी हक के तहत ये कंटोनमेंट एरियाज में भी जो मुकामी हुकूमतों के या जो भी उनको आप देते हैं नाम, वो इलेक्शन जो होने हैं वो जमाती बुनियादों पर होने हैं। तो फिर वो जमाती बुनियादों वाला जो है, ये जो जजमेंट्स हैं और आइन का आर्टिकल 17 है, उसको अगर देखें, ये जिन्होंने कह दिया जनाब वो गैर जमाती होंगे, ये समझ से बाहर है। तो फिर अब ये होगा कि इसके बाद जनाब इसको कोई चैलेंज कर देगा लाहौर हाई कोर्ट में, और फिर जनाब नोटिस होंगे, फिर नोटिस होंगे, और फिर नोटिस होंगे, फिर जनाब जवाब आएगा, फिर जवाब के लिए जनाब देने के लिए वो मोहलत तलब की जाएगी, तो फिर जनाब मोहलत दे दी जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जनाब मावनत के लिए अटॉर्नी जनरल को तलब कर लेंगे, एडवोकेट जनरल आ जाएंगे, बाकी जो सूबे हैं वहां से कानून जो है वो मंगवा लिए जाएंगे। बड़ा लंबा चौड़ा, ये कई माह भी लग सकते हैं, कुछ दिनों में मामला निपटाया जा सकता है। ये इस तरह की सूरत हाल मुझे ये नहीं कहना गोरख धंधा, ये गोरख धंधा सा ही है पंजाब के बल्दियाती रहे। इंडिया खुश ना हो कि जनाब हुणे जनाब 4 हफ्ते बाद जनाब नवे रूल्स बन जाने हैं, ते डिमार्केशन हो जानी है, नवी हल्कियां बंदियां हो जानी है, टेंशन ही कोई नहीं, इलेक्शन शुरू तैयारी करो। सूरत हाल जेडी दस देती है। और दूसरा सॉरी जो मैं वो भूल गया बीच में बताना, कि ये शायद जो है सुप्रीम कोर्ट की इस हफ्ते आखिरी वो जो 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला है, वो आखिरी समाअत है। वजह उसकी ये है कि जनाब 2 जो आईनी बेंच के अरकान है ना, मिस्टर जस्टिस जो हैं शाद बिलाल हसन साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं, ये जा रहे हैं बैरून मुल्क, और वो सरकारी दौरा है कोई, और चीफ जस्टिस की इजाज़त से चीफ जस्टिस को कुछ दावतनामे मसूल हुए, तो उन्होंने जनाब इनको नामजद कर ठीक है जनाब आप चले जाएं, और ये जा रहे हैं। और 2 हफ्ते तक ये लग ये रहा है कि 2 हफ्ते के लिए जो समाअत है 26वीं आईनी तरमीम की, वो मुलतवी होने वाली है। अच्छा, ये वैसे ना जो 26वीं आईनी तरमीम में अब तक जो है ना एक ही बात हो रही है, ये जज साहबान को ये चाहिए वैसे कि जो वकील आए उनसे पूछे कि जनाब आपने पिछले वकला के दलाइल सुन ले हैं ना, उनसे अगली कोई बात करें, अगर वही बातें करनी है ना तो फिर किसी और को बारी दे दें। इस तरह ये निपटना है, वरना हर वकील आता है वहीं से शुरू करता है, अलफ से शुरू करता है और एक्स वाई पे जाके छोड़ देता है, दूसरा आता है जेड से शुरू करके, फिर ए बी सी से शुरू करके, फिर वहां जनाब LMNO पे जाके छोड़ देता है। और अगर कोई सवाल पूछे तो जनाब उसका जवाब नहीं आता, और कहते हैं जनाब वो जब मेरिट पे दलाइल होंगे, हालात वाक़यात के मुताबिक उस वक्त दलाइल देंगे। और जो चपड़कनाती हैं वो जनाब जो बजाय इसके कि उनका वो जो चेहरा है वो बेनकाब करें, वो जजों पे तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।